नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग केवल 23 प्रश्न देखने वाले हैं और विथ एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ए होगा ऑप्शन तो क्यों होगा, बी होगा तो ऑप्शन क्यों होगा। अगर आपको पहले से इसका आंसर पता है तो आप सभी आंसर को कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर आंसर पता भी है तो मैं उसका रीजन भी बताऊंगा, यानी कि आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि ए होगा तो क्यों होगा या बी होगा तो क्यों होगा। चलिए, तो बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये बिहार बोर्ड 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हम लोग क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर मैंने बैंक का चित्र लगा दिया। क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रश्न है उन सबको यहाँ पर कवर किया गया है और मेरे हिसाब से ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं है। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न, किसी गोलीय चालक, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा गया है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो कितना होगा। आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताइए। मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों होगा। सारे लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा हम लोग गॉस के प्रमेय से तो जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। इस बात को अगर समझना चाहते हैं कि कैसे क्यों, तो मान लेते हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय से किसी पृष्ठ के अंदर या किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश अगर क्यू है तो इससे निकलने वाला जो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, दैट मींस विद्युत फ्लक्स है, इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही तो गॉस का प्रमेय था। तो वही चीज है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा गया है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव आपको बताना है। तो ध्यान रहे कि निरक्षीय स्थिति में क्या होगा। तो मैं इसके 3 केस होते हैं, एक अक्षीय, एक निरक्षीय और एक किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देख लीजिएगा, हमारे पास मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है और यहां पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है और इसका मध्य बिंदु O है और इसकी लंबाई L मान लेते हैं, इसकी लंबाई L मान लेते हैं। तो अक्षीय स्थिति जो होगा वो अक्षीय स्थिति क्या होगा भैया, तो अक्षीय स्थिति यहां से हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो स्थिति है ये अक्षीय स्थिति है। ओके, तो इस अक्षीय स्थिति पर इस अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु यहाँ पर P है जिसका दूरी जो है मध्य बिंदु के रिस्पेक्ट में वो क्या है, R है। क्या भी R है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत विभव कितना होगा, तो V बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा भैया, तो 2p बटा के R स्क्वायर अक्षीय पर हो जाएगा। और यहां से निरक्षीय पर अगर बात किया जाए, निरक्षीय पर कितना होगा, तो निरक्षीय पर विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देता तो ये क्या हो जाता है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाता है 2p बटा के R क्यू। क्या हो जाएगा, 2p बटा के R क्यू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो विद्युत विभव यहां से देख रहे हैं कि V समानुपाती 1/R स्क्वायर हो रहा है और E जो है E समानुपाती हो जा रहा है 1/R क्यूब। ओके राइट, आवाज क्लियर है, तो आज आपको मिल रहा है। चलिए, यहां पर अगर निरक्षीय स्थिति की अगर किसी ने बात कर दिया कि निरक्षीय स्थिति पर कितना होगा, तो यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया निरक्षीय
और यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु है P, यहाँ पर अगर निकालना चाहते हैं V तो ये हो जाता है 0। क्या मिलेगा जी? V 0 निरक्षीय स्थिति में। लेकिन निरक्षीय स्थिति में E दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो 1/4π∈0 और ये हो जाएगा P/R की। ठीक है, किसी भी बिंदु पर देखते हैं, किसी भी बिंदु पर मान लेते हैं कि आपके पास एक, इसके रिस्पेक्ट में किधर हमने बिंदु ले लिया और इसके बीच का एंगल कितना है भैया? थीटा है। और ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था भाई? तो r है। और उसी तरीका से ये वाला डिस्टेंस जो आप यहां से यहां तक देखने वाले हैं इस बिंदु P तक, वो भी क्या है? r है। इस बिंदु पर भी निकाला जाएगा तो 1/4π∈0 P cos थीटा बटा के r स्क्वायर। ठीक है, राइट। दूसरा जो है, इसी पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात अगर कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है 1/4π∈0 P/r3। देखिए ये r3 है, r3 है और ये स्क्वायर है और यहां पर हो जाता है √1 + के 3 cos स्क्वायर थीटा। तो आपके पास जो प्रश्न था उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या है भाई? तो प्रश्न हमारे पास था कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान जो होगा वो क्या होगा? निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान जो होता है 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर देख रहे हैं कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होगा। तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व के मात्रक को समझना है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं आवेश का घनत्व। तो आवेश के अगर घनत्व की बात किया जाए, आवेश का घनत्व ये 3 प्रकार के होगा। एक रेखीय होगा, यानी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय। तो रेखीय को हम लोग लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं और Q/K L हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो अगर मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं और यो Q/A हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? Q/A। और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको समझते हैं, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व की अगर बात करेंगे तो ये हो जाता है रो, और रो बराबर Q/K भी होता है। और इसमें अगर मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का हो जाएगा कूलम और आयतन का हो जाता है प्रति मीटर क्यूब, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब। तो जो हमारे पास प्रश्न है उसको अगर देखा जाए तो हमसे पूछा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है और वो आंसर क्या है? तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ा जाए। और ये देख रही है सारा प्रश्न हमने अभी बोल नहीं रहे थे, ये सारा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयतन घनत्व, अच्छा घनत्व ये जो है, एक मिनट, ये आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हटा देते हैं। आपके पास जो प्रश्न है वो क्या भी प्रश्न है, तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर की है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। तो प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होने वाला है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे, ध्यान देते हैं। यहां पर हम लोग आवेश जो होता है, आवेश
Q बराबर जो होता है IT होता है, यानी कि आप जानते हैं यहां पर सीधा सीधी हम लोग लिख देते हैं कि Q बराबर IT है, Q बराबर IT। तो आपको बोला गया है कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर Q, तो यहाँ पर Q बराबर कितना हो गया 1 कूलाम। अब इसका मतलब क्या होता है कूलाम, और 1 कूलाम अगर आवेश है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, अच्छा है 1 कूलम आवेश में कितना होगा भाई, यहां पर आप आंसर इसका बताओ। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी 6.25 गुणे 10 की पावर 18, 6.25 गुणे 10 की पावर 18, राइट। आगे बढ़ा जाए, चलिए। यहां पर जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो जब हम लोग वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट सकता है या बढ़ सकता है, क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, घट सकता है या बढ़ सकता है। इस बात को अगर हम समझना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, इसको आवेशित करना है, तो आवेशित करेंगे तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसका द्रव्यमान जो है वो घट जाएगा। अगर ये कोई वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से लाते हैं तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस के 31 केजी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, यानी आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अगर धनावेशित करेंगे तो धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसलिए वो वस्तु जो होगा वो धनावेशित हो, उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और वस्तु को अगर ऋणावेशित करना है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर लाएंगे यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तभी जाकर के वो नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन केवल आवेशित करने पर बोल रहा है, तो आपको ये क्लियर नहीं कर रहा है कि वो धनावेशित कह रहा है या ऋणावेशित कह रहा है, इसलिए उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, राइट। आगे बढ़ा जाए। चालक पदार्थ से बने असीमित चादर, तो यहां पर दो बातें हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक टर्म लिखा है, वो चादर लिखा है, क्या लिखा है जी, अगर चादर कहेगा तो आपको याद रखना है चादर डबल बेड के ही अच्छे होते हैं। कितने बेड के अच्छे होते हैं, चादर डबल बेड के। तो चादर के लिए हो जाएगा सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देख रहे हैं 2 दिख रहा है, इसलिए इसको हमने बोला डबल बेड। अब देखिएगा, लेकिन यहीं पे चादर के जगह पर क्या कर दिया, चालक, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हमने, इसमें 2 प्रश्न हमने बता दिया। चादर कहेगा तो क्या होगा भैया, तो चादर कहेगा तो सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट, चादर डबल बेड के और चालक सिंगल है। देखो यहाँ पे 2 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझते हैं। हालांकि इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता भी है, 2 रूट 2 होगा। थोड़ा सा 2 मिनट समय हम आपका लेंगे और इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, और इसमें ध्यान रहे कि यहाँ पे जो चार्ज होता है वो माइनस हो जाता है। कितना हो जाता है भैया, माइनस क्यू हो जाता है, ये दोनों आवेश माइनस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर देख लीजिएगा क्यू बटा के क्यू का अनुपात आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। तो आंसर आपने देखा 2 रूट 2, लेकिन हाउ, कैसे, आप इसको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर हमने वही डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने यहाँ पर एक डायग्राम ले लिया और इसको समझते हैं। यहाँ पर यहाँ पे जो आवेश है वो क्या है भाई, यहाँ पे जो आवेश दिया है वो बड़ा क्यू है, और यहाँ पर भी बड़ा क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर भी माइनस क्यू है।
ठीक है, और ये जो डिस्टेंस ए है ये भी क्या है, ए है, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है और ये है, तो ये हो जाएगा √2a। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल भी सकते हैं। उसमें साफ साफ आपको बोला है, ध्यान दीजिएगा, तो इस पर जो Q पर जो परिणामी बल है, प्रभावी बल है, वो क्या दिया है जी, 0 दिया है, राइट। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो ये आपके पास अगर ये वस्तु है, इस पर बल लगाएगा तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अपने तरफ आकर्षित करेगा। इस बल को हम F2 कह देते हैं, और ये भी माइनस है, और क्या करेगा, इसको भी अपने तरफ ये खींचेगा, और इसको हम F1 कह देते हैं। ये जो आवेश Q देख रहे हैं, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको इधर भेजेगा, और इसको हम कर देते हैं F3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना पड़ेगा F1 का मान। तो F1 जो दिया गया है, तो इसको हम बात करते हैं किससे भैया, तो कूलाम के नियम से। किसके नियम से, तो कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से अगर बात करोगे, तो ये जो F1 आप देख रहे हैं, तो F1 हो जाएगा K, और ये आवेश Q है और ये बड़ा Q है, तो K बटा के R स्क्वायर। तो R इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो A का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने ये कूलाम के नियम से लिख दिया। और यही पर अगर आपसे पूछता कि सर F2 बराबर क्या होगा, तो F2 यही है, तो ये हो जाएगा आपके पास K Q और बटा के क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। F1 और F2 मिल गया। तो इधर और इधर दोनों में लगने वाला बल क्या है, समान है, और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसका जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल, तो इन दोनों की वजह से जो परिणामी बल आएगा वो इधर आएगा। इस परिणामी बल को हमने नाम दे दिया F। तो F जो है परिणामी बल F, इन दोनों बलों के वर्ग के F1 के स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर निकाला जाएगा तो अंडर रूट क्या मिला, F1 के स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा Q बटा के A का स्क्वायर और इसका द होल स्क्वायर। और F2 के स्क्वायर का मतलब भी हो जाएगा क्या, F2 का स्क्वायर का मतलब Q बटा के A का द होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरा रूट है। अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि इसमें से कॉमन कर लेते हैं, अंडर रूट नहीं, कॉमन कर लेते हैं Q बटा के A स्क्वायर का द होल स्क्वायर। तो ये बात कॉमन हो गया है, तो इधर बचेगा 1, और ये भी कॉमन हो गया, तो इधर बच गया 1, और इस पूरा को होल स्क्वायर है, तो जगह Q बटा के A स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2। तो ये निकल गया हमारे पास F का मान। F3 यहीं से निकाल लेते हैं। तो F3 जो है इनके बीच लगने वाला बल है, तो ये भी Q है, ये भी Q है, तो हो जाएगा Q बटा के A स्क्वायर। तो इसके बीच का मान R स्क्वायर, इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है अंडर रूट 2A का द होल स्क्वायर है, राइट। तो अगर इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, Q का स्क्वायर और बटा में हो जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे 2 और A का स्क्वायर हो जाएगा A। तो ये मिल गया हमारे पास F3, राइट। अब उसने प्रश्नानुसार बोला है कि परिणामी बल क्या है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार इस Q पर जो लगने वाला परिणामी बल है वो 0 है, क्या भाई, 0 है। तो इसको अगर प्लस मान लेते हैं, तो ये F3 इधर गया, और ये F जो है इसके जस्ट अपोजिट है, तो माइनस के F हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि उसने बोला है कि परिणामी बल कितना है, 0 है। अगर यहां से कंपेयर करेंगे तो ये F3 इज इक्वल टू F हो जाएगा। तो F3 का मान आप सबको पता है कि F3 का मान कितना दिया हुआ है। तो F3 का जो मान है वो आपने यहां पर देखा है कि ये Q का स्क्वायर और बटा के 2A का स्क्वायर है, बराबर F का जो परिणामी बल निकाले हैं वो ये है। तो इसको देखा जाएगा तो ये हो जाएगा Q बटा के A स्क्वायर और अंडर रूट में क्या है 2। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस K से इस K को कैंसिल आउट कर देते हैं, इस Q से एगो Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा Q/2। अब ध्यान दीजिएगा, इधर बच गया Q/2, एगो बचा है Q/2, इधर बच जाएगा Q√2।
काम करते हैं, इस 2 को, ये जो आप देख रहे हैं, इस क्यू को इधर ला देते हैं, तो क्यू बटा के छोटका क्यू, इस 2 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 2√2। तो हमको तो यही अनुपात निकालना था कि क्यू बटा के क्यू क्या होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि 2√2 हो गया। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपसे पूछा गया था कि उसका अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आप देख लीजिए क्या है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भैया, इसका आंसर यहाँ तो माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। आप देखे होंगे, लेकिन हमने अभी बताया कि कैसे, हाउ, ये सारा चीज हमने कैलकुलेशन करके अभी आपको समझाया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा खोखले गोलीय चालक के भीतर, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे 2 बातें हम आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई खोखला गोलीय चालक है और इस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश हो या माइनस क्यू आवेश हो, इसके अंदर भी जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। और इससे, इसके सेंटर से, यहां पर हम काम करते हैं, यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर कहीं पर, केंद्र पर का है तो केंद्र भी तो खोखले गोले के अंदर ही होता है, या फिर किसी भी अंदर में अगर कह दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। लेकिन उसके केंद्र से r दूरी पर अगर पूछ रहे, कितना दूरी पर, r दूरी पर, तो E बराबर होता है 1/4πε0 और Q बटा के r², यदि इस पर Q आवेश है। यही चीज अगर माइनस आवेश होगा, तो अगर इस पर माइनस आवेश होगा तब भी इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, 0 होगा। और यहां से इसका जो मान होगा वो भी क्या होगा, E का जो मान होगा, बिंदु P है, तो E क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 और Q बटा के r²। लेकिन आपके मन में प्रश्न जरूर होगा, सर कि इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों के डायरेक्शन में केवल अंतर होगा। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी सतह से बाहर के तरफ होगा और इसमें अंदर के तरफ होगा, क्योंकि माइनस आवेश के तरफ हो जाएगा और प्लस आवेश से बाहर के तरफ हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। अगर ये प्लस की आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे बाहर की तरफ होगा और माइनस की आवेश है तो अंदर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझा देते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये बातें समझ में और आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके पास मान लेते हैं कि ये कोई गोला है, ये कोई गोला है और इस पर प्लस की आवेश है, और किसी ने पूछ दिया कि इसके अंदर विद्युत विभव क्या होगा, तो विद्युत विभव धनावेश है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा और समरूप होगा। और विद्युत विभव तो अदिश राशि है, मतलब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र कहेगा गोलीय खोखले चालक के अंदर तो 0 होगा और विद्युत विभव कहेगा तो समरूप होगा। हालांकि अगर धनावेशित है तो धनात्मक समरूप होगा और ऋणावेशित होगा तो ऋणात्मक समरूप होगा। अगर यही गोला अगर कोई है और इस पर जो आवेश है वो माइनस की है, तो इसके अंदर जो भी मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, लेकिन समरूप मिलेगा। फिर आपके पास प्रश्न आ रहा होगा इसकी समरूप का मतलब क्या सर, व्हाट माने समरूप यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब इस सभी जगह पर विद्युत विभव का मान सेम होगा। और इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह पर, केंद्र पर कहे चाहे कहीं भी कहे, अंदर कह रहा है तो 0 होगा। इससे r दूरी पर तो हमने यहां पर आपको समझा ही दिया है, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि एक p आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो टाउ होता है वो टाउ बराबर होता है वेक्टर p क्रॉस के वेक्टर E, ठीक है। ये सब्जेक्टिव जब बताएंगे तो इसको अलग तरह से इसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। ये सारा का सारा वेक्टर फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या है भाई, तो वेक्टर है, ओके। आगे बढ़ा जाए। और ये जो है 2016 में पूछा गया है, सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। एम्पियर इंटू घंटा, ये जो एम्पियर इंटू घंटा है वो किसका मात्रक है, तो एम्पियर इंटू घंटा जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है भाई, आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे भैया, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो बातें हैं उसको समझा दे रहा हूं, आवेश के मात्रक से रिलेटेड,
ठीक है। तो आवेश का मात्रक, किसका मात्रक भैया? आवेश का मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो 3 हो जाता है। कितना होगा? 3। आप यहां पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा। एक एसआई मात्रक, क्या होगा भैया? एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होगा? कूलाम। और इसको हम लोग सी के द्वारा सूचित करते हैं। और इसका एक जो मात्रक होता है वो जो होता है आपके पास सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है? सीजीएस मात्रक। और ये 2 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया? 2 हो जाता है। एक होता है ESU और एक होता है EMU। इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैट कितना लिख दिया भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको कई लोग स्टैट कूलाम के नाम से जानते हैं। स्टैट कूलाम। हालांकि कई जगह पे आपको ESU ही लिखा हुआ मिल जाएगा। एक EMU होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है। और स्थिर विद्युत इकाई। अब इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो एब कूलाम होता है। क्या होता है? एब कूलाम होता है। ठीक है। और एक EMU जो होता है वो 10 कूलाम के बराबर होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इन दोनों में जो संबंध होते हैं इसको हम डिफाइन कर देते हैं। इन दोनों के वजह से जो रिलेशन होगा, इसके बीच रिलेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसके बीच जो रिलेशन होता है उसको समझ लेते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आप देखोगे इससे 2 बातें हम निकाल देते हैं। तो 1 कूलाम बराबर अगर कोई पूछेगा तो होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU। ESU को आप बोल सकते हो स्टैट कूलाम। ठीक है। और दूसरा जो होता है 1 ESU, इस सब इधर आकर के हो जाता है 1/3 और ये 10 के पावर 9 जो है 10 के पावर माइनस के 9 और ये क्या मिल जाता है? कूलाम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर एक बात बताइए, 1 ESU कितना ESU भाई? 1 ESU। तो 1 ESU बराबर 1/3 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम और 1 कूलम बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU और 1 EMA बराबर 10 कूलम। एक और चीज आपको यहां पर हम समझा देते हैं, उस बात को समझ लीजिएगा तो बहुत ही फायदा करने वाला है। तो इसका जो होता है एक प्रायोगिक मात्रक होता है। कौन सा मात्रक जी? प्रायोगिक मात्रक। तो प्रायोगिक मात्रक जो होता है वो एम्पियर इंटू घंटा होता है। एम्पियर इंटू घंटा। तो ये एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का। आवेश जो होता है वो Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होगा? तो Q बराबर IT। I मतलब हो गया एम्पियर। I बराबर I का सही मात्रा क्या हो जाएगा? I का जो होगा एम्पियर। एम्पियर हो जाएगा और समय का हो जाएगा सेकंड। समय का हो जाएगा सेकंड। तो यानी कि एम्पियर इंटू सेकंड। तो अगर आपके पास सेकंड के जगह पर मिनट हो जाए, घंटा हो जाए, दिन हो जाए, यानी समय का कोई यूनिट हो जाए, तो एम्पियर के साथ अगर समय गुणा में है वो मिनट, सेकंड, घंटा, वो किसका मात्रक होगा? तो आवेश का मात्रक होगा। तो कई बार आपको एम्पियर इंटू मिनट पूछ देता है, कई बार एम्पियर इंटू घंटा पूछ देता है और कई बार एम्पियर इंटू सेकंड पूछ देता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के 2 विपरीत आवेशों से बना है, जिसमें एक पर दिया गया है कितना है भाई? तो ये दिया हुआ है 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस के 19 कूलाम आवेश है। और यहाँ पर जो दिया गया है वो माइनस है और माइनस के 19 कूलाम दिया गया है। राइट। अब यहाँ पर सेम टू सेम है, ये प्लस में दिया है और ये माइनस में दिया है और उनके बीच का दूरी दिया हुआ है 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस के 10 मीटर। राइट। तो अब आपको यहाँ पर मैं अगर अलग से बताऊं
तो यहाँ पर जो दिया गया है विद्युत द्विध्रुव है और इधर दिया है माइनस के आवेश जो यहाँ पर दिया गया है और ये मान लेते हैं क्यू है। चलिए ये आवेश जो दिया है माइनस के 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस के 19 गुलाम और इधर जो आवेश दिया है प्लस के 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस के 19 गुलाम और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया भाई, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस के 10 मीटर दिया गया है। राइट, तो हम लोग जानते हैं इसके बीच विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, Q इंटू के 2L होता है। लाइट चला गया है, अब देखिए लाइट आता है तो फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए